हेलो, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान। अध्याय इसमें 12 रहेगा, पादप में जनन। तो इस अध्याय के हम पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में जो लेसन जब समझते हैं हम, तो हमारी अधिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में वो चीज़ें दी गई होती हैं जो गाइडों में नहीं होती। ठीक है। तो जो बच्चा पाठ्य पुस्तक में अच्छी तरह से लेसन समझ लेता है, तो उसके लेसन की सभी बातें याद हो जाती हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम में ऐसी बातें पूछी जाती हैं जो पाठ्य पुस्तक में होती हैं, किसी गाइड में नहीं होती। ठीक है। तो हम लेसन को अच्छी तरह से समझेंगे और आप भी अच्छी तरह से समझना, ध्यान से समझना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न आपने खुद बनाने हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप में जनन। सबसे पहले हम देखते हैं जनन क्या होता है। जनन होता है, जनन का मतलब जन्म से बना है। जन्म, जन्म का मतलब क्या होता है? जब कोई नया जीव बनता है उसे जनन कहेंगे। यानी जिन क्रियाओं के द्वारा कोई नया जीव उत्पत्ति होती है, जैसे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, तो सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। यानी सभी जीव जो होते हैं अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। जैसे माता पिता से संतान का जन्म जब होता है तो उसे जनन कहते हैं। यानी ये तो बात थी जीव जंतुओं की। लेकिन पादप, पादप का मतलब है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है? ठीक है। तो ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि जीवों में जनन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जीव जंतु जो होते हैं, वैसे जीवों का जनन जो होगा 8वीं क्लास में पढ़ेंगे हम। अभी हम पादपों में जनन पढ़ेंगे 7वीं कक्षा में। ठीक है। तो जनन का मतलब क्या है? जनन का मतलब है कि जब कोई जंतु या पेड़ पौधा अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है तो उसे जनन कहते हैं। और जब पेड़ पौधे नया पौधा उत्पन्न करते हैं उसे पादप में जनन कहेंगे। और जब जीव जंतु करते हैं तो जंतुओं में जनन। ठीक है। तो जनन आपको पता होना चाहिए, जनन बना है जन्म से। ठीक है। तो आगे है जनन की विधियाँ। अब जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें जनन की जो विधियाँ हैं उसके बारे में हम इस लेसन में समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए जनन की विधियाँ। तो जनन की विधियाँ आती हैं इसमें। तो जनन की विधियों से पहले हम देख लेते हैं जो पादप होते हैं। अब ये एक प्रश्न आता है, कायिक अंग किसे कहते हैं? प्रश्न अगर आपके पास आए, कायिक अंग किसे कहते हैं, तो आपने बताना है जो पादप में एक तो मूल होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, तो ये जो होते हैं पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों, पादप का मतलब है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में जो मूल, तना और पत्तियां होती हैं, तो मूल का मतलब होता है जड़। ठीक है। जड़, तना और पत्तियां जो होती हैं ये कायिक अंग कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, अब पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने देखे होंगे पेड़ पौधों पे पहले पुष्प बनते हैं। पुष्प का मतलब फूल खिलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे फल आते हैं। और वो फल धीरे धीरे, जैसे आम है, आम के पेड़ पर पहले पुष्प आएंगे, फूल आएंगे, जिसे साधारण भाषा में बूर कह देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आम उस पर लगने लग जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, पक जाते हैं और फिर हम उनको खाते हैं। और आम के बीजों को फेंक देते हैं और वो बीज कहीं ना कहीं अंकुरित होकर नया पौधा बना देते हैं। ठीक है। तो अब जो पादप के पुष्प होते हैं, पुष्प का मतलब फूल, जैसे अमरूद है, अमरूद भी पहले अमरूद के पौधे पे फूल आएंगे अमरूद के, फिर अमरूद बनेगा। यानी जितने भी फल हैं उनके सबसे पहले फूल आता है,
तो पुष्प, पुष्प का मतलब फूल, पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प जो होते हैं पादप के जनन अंग होते हैं। अगर आपके पास प्रश्न आए कि पादप का जनन अंग कौन सा है, तो आप बोलोगे पुष्प। पादप का जनन अंग का नाम क्या है? पुष्प है। अब जो पुष्प हैं उनमें नर जनन अंग भी हो सकते हैं, या केवल मादा जनन अंग हो, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। पुष्प में नर जनन अंग अकेला भी हो सकता है, मादा जनन अंग अकेला हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अनेक विधियों द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं भाई। ठीक है, तो जनन दो प्रकार से होता है। जनन, पेड़ पौधों में जनन दो प्रकार से होता है। एक तो है अलैंगिक जनन। ठीक है, कौन सा है? एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन पढ़ेंगे पहले। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। तो अलैंगिक जनन में कैसे होता है? जब पेड़ पौधे बिना बीज के नए पादप, नए पौधों को जन्म देते हैं, नए पौधों को उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अल का मतलब जो लैंगिक ना हो, यानी जो बिना बीजों के नए पादप उत्पन्न होते हैं, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे चलते हैं लैंगिक। आगे है आपके पास लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में नए पादप जो होते हैं बीजों से प्राप्त होते हैं। यानी जब पेड़ पौधों से नए पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, बीज से नए पौधे पैदा करते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ के बीज को हम खेत में डालते हैं तो उससे नए गेहूँ के पौधे उगाते हैं, उसे लैंगिक जनन कहेंगे। और जो बिना बीज के नए पौधे उगाते हैं उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं अब आगे। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहले भी बात पढ़ ली है। अलैंगिक जनन की ये परिभाषा है, ये आपने लिखनी है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो ये आपने लिखना है। फिर उसके बाद है, अब अलैंगिक जनन जो होते हैं कायिक अंग से ही बनाएंगे। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। कायिक प्रवर्धन जो है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यानी अलैंगिक जनन की ये विधि है एक तरह से, जिसमें पादप के मूल, मूल का मतलब जड़, तना, पत्ती या कली, मुकुल से किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अगर आपके पास प्रश्न आए कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो आपने आंसर देना कि जब पादप के कायिक अंग से, कायिक अंग क्या क्या है? मूल है, तना है, पत्ती है, मुकुल है। जब हम इनसे, इन कायिक अंगों के द्वारा नए पादप को बनाते हैं, तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कायिक अंग से जब नया पौधा प्राप्त होगा, नया पौधा बनेगा, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे क्रियाकलाप है, जैसे हमारे पास हम क्या करेंगे, गुलाब या चंपा के पौधे की एक शाखा, ठीक है, एक शाखा को उसके पर्णव संधि, पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। ये अभी आगे चित्र में दिखाऊंगा मैं आगे। पर्व संधि, पर्व संधि कहाँ होती है? जहाँ से नए पत्ते निकलते हैं टहनियों में से। ठीक है, तो अब जब हम गुलाब की टहनी को किसी को काटते हैं और उसके अंदर एक पर्व संधि होनी चाहिए, ठीक है, तो जहाँ से पत्ती निकलती है, तो शाखा के इस टुकड़े को हम कर्तन या कलम कहते हैं। ठीक है, कर्तन या कलम किसे कहते हैं?
जब हम गुलाब या चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटते हैं तो उसे कलम कहते हैं। तो ये आपने लिखना है। अब इस कलम को हम मिट्टी में दबा देते हैं और उसको रोज़ पानी देते हैं तो हम देखते हैं नए गुलाब का पौधा जो है वो तैयार होने लग जाता है। तो ये देखिए, आप चित्र में दिखा देता हूँ आपको मैं। गुलाब की जब कलम लगाते हैं, ये है आपके पास, ठीक है। तो ये पर्वसंधि है, देखो ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये पर्वसंधि है जहाँ से ये नया पत्ते उगते हैं ना। एक पर्वसंधि ये है, दूसरी पर्वसंधि यहाँ पे है, जैसे ये, ठीक है, ये पर्वसंधि है और यहाँ से नए पत्ते निकलेंगे, जैसे ये इधर बड़े चित्र में भी दिखाया गया है ये। तो यहाँ से क्या होगा, नए पत्ते निकलते हैं। तो गुलाब के तने की कलम है ये। इस कलम को जब हम मिट्टी में दबाएंगे और उसको हर रोज़ पानी देंगे तो क्या होगा, नए पौधे उगाते हैं। तो पत्तियों से निकलने में कई दिन लग जाते हैं इसमें। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पत्तियों के बीच में भी एक मुकुल है, ये मुकुल है। तो ये इसे भी हम कलिका कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अक्ष से जुड़ी हुई कलिका है इसे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, आगे देखिए, ये है कायिक कलिकाएं, इसे हम कायिक कलिकाएं भी बोलते हैं, ठीक है। ये कलिकाएं जो होती हैं प्रोह अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, कायिक कलिकाएं किसे कहते हैं, ये कलिकाएं जो होती हैं अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और पत्तियों के कक्ष में, ठीक है, पत्तियों के कक्ष में भी ये कलिकाएं होती हैं और ये कलिकाएं जो हैं अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं, इन्हें हम कायिक कलिकाएं कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, कायिक कलिकाएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपने ऐसे लिखना है। फिर आप ये देखो, आलू है ये, आलू की आँख से अंकुरित होता पादप। तो जब भी हमें नया पौधा लगाना होता है, जैसे आलू लगाते हैं, तो आलू में ये आँख ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये आँख, तो ये आँख जो है ये ज़रूर होनी चाहिए आलू के अंदर। तो तब इसको मिट्टी में दबाएंगे और इन्हीं आँख से फिर नया पौधा बन जाएगा और उस पौधे के नीचे फिर नए आलू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम नए आलूओं को प्राप्त करते हैं। तो ये है, तने से नया पौधा प्राप्त होता है। आलू में क्या होता है, तने से प्राप्त होता है नया पौधा। तो ऐसे ही एक क्रियाकलाप है, एक ताज़ा आलू लीजिए, उसमें आँख होनी चाहिए, ठीक है, उसको मिट्टी में गाड़िए। तो ये सब कुछ आपने देखना है जो मैंने अभी बताया। ऐसे ही अदरक का होता है। अदरक में देखिए, ये यहाँ से नए पौधे आ जाते हैं, जड़ें नीचे चली जाती हैं और ये ऊपर तना आ जाता है। और इस प्रकार से अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं, जैसे हम आलू उगाते हैं। फिर आपके पास आता है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में जो पत्ती है, पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। पादप की पत्ती यदि मृदा पर गिर जाए, गीली मिट्टी में कहीं मिल जाए, तो कलिका नए पादप को जन्म दे देती है। कुछ पादपों की जड़ें भी मूल से नए पौध जन्म दे सकती हैं, उदाहरण के लिए शकरकंदी और डालिया, ठीक है, डहेलिया और शकरकंदी जो है। अच्छा, ब्रायोफिलम जो है या पत्थर चट्टा है, जो अगर उसका पत्ता भी कहीं धरती पे गिर जाए तो वहीं उसी पत्ती से नया पौधा उगाता है। तो ये पत्ते से नया पौधा बनता है, ठीक है। और कुछ पौधे जड़ों से नए पौधे बनाते हैं, जैसे शकरकंद है, डालिया है, ये जड़ से या मूल से नया पौधा बनाते हैं। तो ब्रायोफिलम का पौधा जो है, या आपको दिखा देता हूँ मैं।
ये है ब्रायोफिल्म और ये ब्रायोफिल्म का पत्ता है। ये देखिए जहाँ पे ये इसमें फूल से निकल रहे हैं ना, तो जब ये मिट्टी में गिरेगा तो यहीं से नया पौधा बन जाता है। तो इसके किनारों पर कलिकाएं होती हैं जिससे नया पौधा तैयार होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पत्थर चट्टा जो है नया पौधा पत्तियों से ही बना देता है। फिर है कैक्टस है। कैक्टस जैसे पादप में वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। यानी जैसे ये ब्रायोफिल्म का पत्ता है ना, वैसे ही कैक्टस पौधे का अगर कोई पत्ता या टहनी वगैरह जो भी है उसका भाग काट के कहीं धरती पे गिर जाए तो वहीं से नया कैक्टस जन्म ले लेता है। वो किसी भी भाग से जन्म ले लेता है कैक्टस। तो जो इस तरह से हमने नए पौधे उगाए अभी पत्तों से, तने से, जड़ से, तो ये कायिक प्रवर्धन है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे होते हैं वो कम समय में ही उगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीजों से उगाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादप होते हैं उनमें फूल और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं, यानी जल्दी आ जाते हैं। अगर बीज से उगाते हैं तो उसमें समय लगता है, बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। और जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप होते हैं उसके माता पिता के दोनों के गुण होते हैं लैंगिक जनन से, यानी बीज से जब नए पौधे उगाते हैं ना तो उसमें वही गुण होते हैं जो जिसका बीज होता है, जिस बीज से नया पौधा उगता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन से के परिणाम स्वरूप पादप जो होता है बीज ही उत्पन्न करते हैं, यानी जो पौधे बीज से पैदा होंगे वो बीज से ही आगे नए पौधे उत्पन्न करेंगे। तो फिर है मुकुलन। मुकुलन द्वारा भी जो होता है अलैंगिक जनन होता है। इसमें यीस्ट होता है सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव होता है, इसे हम ऐसे नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है। और यीस्ट जो है एक कोशीय जीव है, एक कोशिक जीव है। तो ये आपने याद रखना है, जो यीस्ट है, यीस्ट सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, सूक्ष्म जीव है और ये कुछ ही घंटों में कई गुना वृद्धि कर लेता है। और ये एक कोशिका जीव है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते हैं। तो ये देखिए आप चित्र में देख सकते हो, ये यीस्ट में जो है मुकुल द्वारा जनन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक ही यहाँ पे है, ये एक है यीस्ट का जीवाणु और फिर ये देखिए इससे धीरे धीरे ये अलग होके मुकुल आ जाता है इसके ऊपर, नवीन मुकुल आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और फिर ये मुकुल की श्रृंखला आ गई, ठीक है। ऊपर जो है ये कई सारे 3 मुकुल इसके बन गए और धीरे धीरे ये अलग हो जाएंगे और 3 नए जीव बन जाते हैं, नए यीस्ट जीवाणु बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यीस्ट में जनन होता है। तो अब आगे देखिए, जो बेकरी वाले होते हैं जहाँ से केक मिलता है, ब्रेड मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं, तो बेकरी में जो यीस्ट पाउडर होता है उससे केक, और केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर ख़रीद लें, ठीक है, ये हम ख़रीद सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, चुटकी भर यीस्ट पाउडर लें, इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ पानी हो, इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल लें और जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रख दें। तो कुछ घंटे पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आपको नई यीस्ट कोशिकाएं मिल जाएंगी, यानी वो कुछ ही समय में काफ़ी सारी वृद्धि कर लेता है यीस्ट सूक्ष्म जीव जो होते हैं। तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब होते हैं, इसे मुकुल कहते हैं या कली कहते हैं।
और मुकुल वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नया यीस्ट कोशिका बनाता है और नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिसे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है और यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो यीस्ट कोशिका के शरीर से बाहर क्या आ जाता है, मुकुल आ जाता है, छोटा सा बल्ब बाहर निकलता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं और ये धीरे धीरे अलग होकर नया यीस्ट बना देता है और कई बार तो इकट्ठी कई कलिकाएं आ जाती हैं। फिर आता है खंडन। खंडन विधि से भी अलैंगिक जनन होता है। तो आपने देखा होगा जब तालाबों में या ठहरे हुए पानी में आपने हरे रंग का के गुच्छे से देखे होंगे जहाँ से फिसलनदार होते हैं, जिसे काई बोलते हैं। काई हरे रंग की होती है काई, जिससे फिसलन हो जाती है कहीं भी जहाँ पानी रुका होता है ना, वहाँ पे होती है ये। तो जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है ये। तो इसे स्पाइरोगायरा या शैवाल कहते हैं। जो काई होती है हरे रंग की काई होती है जिस पे फिसलन हो जाती है, तो इसे स्पाइरोगायरा या शैवाल कहते हैं। तो ऊपर देखिए, ऊपर एक शैवाल है, वो टूट के 2 शैवालों में विभाजित हो जाता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये खंडन विधि से। ठीक है, तो जब यह शैवाल जल और पोषक तत्व इसे मिलेंगे तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। तो शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शैवाल जो है 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और इस प्रकार से वो वृद्धि करते रहते हैं। इसे खंडन विधि कहते हैं। ठीक है, आगे है बीजाणु निर्माण। बीजाणु कैसे बनते हैं, बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कई बार डबल रोटी या रोटी वगैरह कहीं भी आप कई दिन की बासी रोटी हो जाती है, जैसे कहीं गर्मी वाले स्थान में, और तो उसके ऊपर रुई जैसे जाल के बीजाणुओं को देखिए, यानी उसके ऊपर उल्ली लग जाती है जिसे बीजाणु कहते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वो वायु में तैरते हैं और जो बहुत हल्के होते हैं और लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं। ठीक है, तो डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देख सकते हैं हम, और ये बीजाणु जब वहाँ से अलग होते हैं तो ये हल्के होने की वजह से हवा में उड़ के हवा में तैरते रहते हैं और वो बहुत दूरी तक जा सकते हैं। और बीजाणु जो है अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। इसलिए ये लंबी समय तक जीवित रह सकते हैं। और जीवाणुओं को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं बीजाणुओं को, तो वो नए जीव को विकसित हो जाते हैं। जैसे मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। जैसे आपके पास फर्न है, ये ऊपर पौधा दिया गया फर्न है, तो फर्न में बीजाणु द्वारा ही जनन होता है। ठीक है, तो ये बीजाणु जो है बीजाणु पुंज हैं, जैसे इसके अंदर ये बीजाणु पुंज हैं। तो जब इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, पानी मिल जाएगा जैसे या गर्मी मिलेगी, तो ये वृद्धि करने लग जाते हैं और नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जीवाणुओं में वृद्धि होती है। तो इसमें हमने लैंगिक जनन पढ़ लिया है पूरा लेसन में। अगली वीडियो में हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से देखिए, और इसमें जो जो भी प्रश्न मैंने बीच में पूछे हैं या कहा है कि ये प्रश्न का उत्तर ये बन सकता है, तो आप इसके उत्तर लिखिए अपनी कॉपी में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाइए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद।